देखो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम काला पेपर सेट 2023 विषय विज्ञान पेपर नंबर 1 उसका विभाग सी का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हमारे इस विभाग के अंदर प्रश्न नंबर 27 से शुरू होता है और 27 से लेकर बराबर प्रश्न नंबर हमारा 34 तक के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो कुल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और 8 प्रश्न के 3-3 नंबर है, तो टोटल सेक्शन हमारा 24 नंबर का है। अब इसके अंदर जो पहला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 27, वो चैप्टर नंबर 1 से आता है। इसके अंदर गाला के पहले पेपर में सेक्शन सी में पहला जो 27वें नंबर का प्रश्न पूछा है कि जब तुम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्र करते हो, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमको एक कथन दिया है कि जब तुम लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र है PbNO3 ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। Pb को बोलते हैं लेड और NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, तो नाम है इसका लेड नाइट्रेट। जब तुम लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड, तो K को बोलते हैं पोटेशियम और I को बोलते हैं आयोडीन, से हो जाएगा आयोडाइड। तो जब तुम लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन क्या करते हो, मिश्र करते हो, तो दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी। यहाँ पर बनेगा लेड आयोडाइड, तो आपको लिखने का PbI2 बनेगा, जिसको हम बोलते हैं लेड आयोडाइड। तो लेड आयोडाइड बनेगा और बनेगा KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब तुम लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड मिश्र करते हो, तो यहाँ पर लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, और यहाँ पर लेड आयोडाइड के आपको पीले रंग के अवक्षेप मिलेंगे। तो पीले रंग के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। अब इस प्रक्रिया को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर NO3 डबल है, यानी पूरा का पूरा आयन जो है वो क्या है, 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। ये 2 लगाने से K यानी पोटेशियम 2 हो गया, तो हमको यहाँ पर भी क्या लगाना है, K के आगे 2, तो I हमारा 2 एकम 2 हो गया, यानी I हमारा 2 है इस तरफ, तो इस तरफ भी 2 है, तो पूरी प्रक्रिया बैलेंस हो जाएगी। अब इसको हमने क्या किया, सॉल्व। तो इस पर से हमको ना 3 प्रश्न पूछे गए हैं, इस पर से हमको 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि किस रंग का अवक्षेप मिलता है और उस पदार्थ का नाम बताओ। तो आपको खाली लिखना रहता है कि पीले रंग का अवक्षेप मिलता है, पीले रंग का अवक्षेप मिलता है, और उस पदार्थ का नाम है लेड आयोडाइड, तो उसका नाम हो जाएगा लेड आयोडाइड। तो पहले प्रश्न के उत्तर में केवल हमको इतना लिखना है। दूसरा हमारा है, दूसरा प्रश्न पूछा है कि इस प्रक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। तो इस प्रक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी आपको ये वाला समीकरण यहाँ पर लिख देना है, तो ये इस प्रक्रिया का ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तीसरा हमारा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न ऐसा है कि इस प्रक्रिया का प्रकार बताओ। तो ये प्रक्रिया कौन सी है, तो यहाँ पर देखो ये आयोडीन ने अपना, यानी आयोडीन ने अपना क्या था, धन आयन, जिसको हम बोलेंगे पोटेशियम, वो NO3 को दे दिया, और तब जाकर यहाँ पर KNO3 बना, और अपने NO3 ने अपना PbI को दिया है। तो यहाँ पर 2 अभिकारकों के बीच में आयनों की लेन देन हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हम इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, अथवा इस अभिक्रिया में अवक्षेप उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो हम बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया अथवा द्विविस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न था हमारा, थोड़ा सा दिमाग वाला प्रश्न था। उसने बोला था कि लेड आयोडाइड के विलयन में, लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड क्या कर रहे हैं, मिश्र, और मिश्र करते हैं तो बनता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। इस पर से उसने 3 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था कि किस रंग का अवक्षेप मिलता है, तो आपको लिखने का पीले रंग का अवक्षेप मिलता है। उस पदार्थ का नाम क्या है, तो लिखने का लेड आयोडाइड। इस प्रक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा
और फिर पूछा था ये अभिक्रिया का प्रकार बताओ। तो ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है, कारण कि दो अभिकारकों के बीच में आयनों की लेन देन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अथवा अवक्षेप उत्पन्न होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अब 28वां प्रश्न है वो चैप्टर नंबर 3 से पूछता है। आपके पास 3 तत्व है ए, बी और सी। ये 3 तत्व है। अब इन 3 तत्वों की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो नीचे दी गई है। इन 3 तत्वों के बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया यहाँ पर नीचे दी गई है। तो यहाँ पर हमको अभिक्रिया नीचे दी गई है और इस पर से 3 प्रश्न पूछे हैं। इस पर से हमको 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमको अब देख लो इधर, ये 3 तत्व है हमारे पास ए, बी, सी, और इनकी तीनों के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया हमको दी गई है और इस पर से हमको 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि ए, बी, सी में से कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है अथवा कौन सा तत्व सबसे अधिक सक्रिय है। तो हमको सबसे पहले सक्रियता पता करनी पड़ेगी कि इन तीनों में सबसे अधिक सक्रिय कौन है, और सक्रियता हमको बताती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, दूर। तो यहाँ पर पहले समीकरण में देखा जाए तो देखो बी ए को दूर कर देता है और बी ए को दूर करके उसकी जगह पर जुड़ रहा है और ए दूर हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पहली अभिक्रिया में बी ए से अधिक सक्रिय है। दूसरी अभिक्रिया में देखो तो बी देखो सी को दूर कर रहा है और सी की जगह पर खुद जुड़ रहा है और सी अकेला हो जा रहा है। तो इसका मतलब दूसरी अभिक्रिया में से पता चलता है कि बी सी से अधिक सक्रिय है। और तीसरे में देखो ए सी को दूर कर रहा है, ए सी को दूर कर रहा है, इसका मतलब कि ए सी से अधिक सक्रिय है। अब इस पर से हमको पता चलेगा कि इन तीनों में बी ए और सी दोनों को दूर कर रहा है, इसका मतलब कि बी ए और सी से अधिक सक्रिय है। और फिर ए सी को दूर कर रहा है, इसका मतलब कि सी से ए कैसा है, अधिक सक्रिय है। और लास्ट में सक्रिय है सी। तो हमारा सबसे अधिक सक्रिय है बी और सबसे कम सक्रिय है सी। अब ये हमको पता चल गया तो हम तीनों प्रश्नों का उत्तर सरलता से लिख पाएंगे। पहला प्रश्न पूछा है ए बी सी में से कौन सा तत्व अधिक सक्रिय है। तो ए बी सी में से कौन सा तत्व अधिक सक्रिय है, तो आएगा तत्व बी। तो बी तत्व जो है वो सबसे अधिक सक्रिय है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि ए बी सी में से कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय है। तो सबसे कम सक्रिय तत्व है सी, तो यहाँ पर हमारा आएगा सी। और फिर हमको तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि ए बी सी का सक्रियता का उतरता क्रम लिखो। उतरता क्रम का मतलब सबसे अधिक सक्रिय पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो हमको उतरता क्रम लिखना है, तो हम लिखेंगे बी ए सी। तो हमको प्रश्न थोड़ा सा पूछा था दिमाग वाला प्रश्न था कि हमारे पास 3 तत्व है ए बी सी और उनके बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी यानी विस्थापन अभिक्रिया जो हो रही थी वो दिए गए थे उसके तीनों के समीकरण। और उस पर से हमको बताना था कि है ना ए बी सी में से कौन अधिक सक्रिय है, ए बी सी में से कौन सबसे कम सक्रिय है, और हमको उनकी सक्रियता का उतरता क्रम लिखना था। लेकिन सबसे पहले हमको तीनों अभिक्रिया पर से हमको एक एक करके पता लगाने का, जैसे हमने पहले अभिक्रिया पर से पता लगाया कि बी ए से अधिक सक्रिय है, दूसरे पर से पता लगाया कि बी सी से अधिक सक्रिय है, तीसरे से पता लगाया कि ए सी से अधिक सक्रिय है, और उस पर से हमको पता चला कि सबसे अधिक सक्रिय बी है और सबसे कम सक्रिय सी है। फिर हमने उस पर आधार पर इन प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। अब हमारा इसके अथवा का एक प्रश्न है। अथवा का प्रश्न है हमारा 28वें का। 28वें में हमारे को अथवा पूछता है चैप्टर नंबर 3 का ही। प्रश्न है कि वैज्ञानिक कारण दीजिए
कि प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो देखो यहाँ पर दो प्रश्न पूछे हैं। अब दो प्रश्न जब भी पूछे हो तो समझ जाने का कि 3 नंबर का क्वेश्चन था, दो प्रश्न पूछे यानी 1.5 नंबर का क्या है क्वेश्चन है। हमको प्रश्न पूछा है कि वैज्ञानिक कारण दीजिए कि प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। तो आपको लिखने का कि प्लेटिनम सोना और चांदी ये सब कम सक्रिय धातु है और इसलिए ये हवा में रही ऑक्सीजन से प्रक्रिया नहीं करते और जिसके कारण इनका संक्षारण नहीं होता है, जिसके कारण इनकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। इनकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। हमको लिखने का कि प्लेटिनम सोना और चांदी ये सब कम सक्रिय धातु है और कम सक्रिय धातु होने के कारण ये हवा में रही ऑक्सीजन से प्रक्रिया नहीं करते हैं, जिससे इनका संक्षारण नहीं होता और इनकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। दूसरी बात, ये सब मुलायम धातु है तो हम इनको सरलता से आकार दे सकते हैं और अलग अलग डिजाइन के आभूषण बना सकते हैं। इसलिए हम आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग करते हैं। अब हमारे इसके दूसरा जो प्रश्न पूछा है उसके अंदर प्रक्रिया पूर्ण करो, तो हमको प्रक्रिया पूर्ण करो। पहला हमारे को दिया है, पहला दिया है कि Al2O3 प्लस यहाँ पर दिया है HCl और दूसरा हमको दिया है, दूसरा हमको यहाँ पर दिया है कि MnO2 प्लस Al। तो यहाँ पर देखो हमको प्रक्रिया पूर्ण करनी है, तो यहाँ पर हमको देखो Al जुड़ेगा Cl से तो बनेगा AlCl3 और क्या होगा कि H जुड़ेगा O से तो बनेगा H2O बनेगा यानी पानी बनेगा। अब यहाँ पर देखो तो Al Mn से अधिक सक्रिय है तो Al Mn को दूर करेगा तो यहाँ पर बनेगा Al2O3 और यहाँ पर Mn अकेला हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से हमको आधी प्रक्रिया दी होगी और हमको उसको पूर्ण करना रहता है। अब पूर्ण करने के बाद कभी भी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण करो दिया हो तो आपको बैलेंस करना पड़ता है। अब बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर Cl है 3 और यहाँ पर Cl है कितना, तो यहाँ पर देखो पहले हम यहाँ पर किसको बैलेंस कर लेते हैं, तो पहले हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन है कितना 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3 और यहाँ पर ऑक्सीजन है 1, तो हम इसको बैलेंस करते हैं पहले। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर 3 लगाते हैं, यहाँ पर 3 लगाएंगे तो ऑक्सीजन हमारा 3 एकम 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है, लेकिन ये 3 लगाने से हाइड्रोजन हो गया 3 दूनी 6, तो इसलिए हमको HCl के आगे 6 लगाना पड़ेगा। अब ये 6 लगाने से Cl 6 कम 6 हो गया, यहाँ पर कितना है 3, तो इसलिए हमको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6 और Al हमारा हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पर भी 2 था, तो हमको ये संख्या लगाकर उसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखो हमको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमको O कितना दिया है 2 और यहाँ पर दिया है 3, तो हम क्या करेंगे इसको 3 से गुणा इसको 2 से, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6, लेकिन यहाँ पर Al हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 लगाने का, Mn हो जाएगा 3 एकम 3, तो यहाँ पर लगाएंगे 3। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया लिखकर हमको उसको बैलेंस करना रहता है। अब हमारा प्रश्न नंबर जो है 29, तो प्रश्न नंबर 29 देखो इधर, तो प्रश्न नंबर 29 में क्या है, तो प्रश्न नंबर 29 में हमको पूछा है, जो प्रश्न नंबर हमारा 29 आता है वो चैप्टर नंबर 7 का है, चैप्टर नंबर 7। तो पूछा ऐसा प्रश्न है कि मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों में से कोई 3 अंतःस्रावी ग्रंथि और उसमें से उत्पन्न होने वाले अंतःस्राव और उनके कार्य बताओ, उसमें से उत्पन्न होने वाले अंतःस्राव और उसके कार्य बताओ। प्रश्न ऐसा था कि मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों में से
किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उसमें से उत्पन्न होने वाले अंतःस्राव के नाम और आपको उसके कार्य बताने हैं। अब हमको 3 ही पूछा है तो हम पहला लिखेंगे आउटपुट ग्रंथि। तो आउटपुट ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरोक्सिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है और ये अंतःस्राव शरीर के अंदर प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की चयापचय की क्रिया का नियमन करता है। तो पहला आपको लिखने का कि आउटपुट ग्रंथि, जिसको हम थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, और ये ग्रंथि थायरोक्सिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है और ये अंतःस्राव आयोडीन का बना होता है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारी आउटपुट ग्रंथि क्या होती है, फूल जाती है, जिसके कारण हमको गोइटर नामक रोग होता है। तो गोइटर नामक रोग होता है, लेकिन इसका कार्य है कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की चयापचय की क्रिया का ये नियमन करता है। दूसरा हमारा आएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स उत्पन्न करती है और ये हार्मोन्स शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जवाबदार होता है। तो आपको लिखने का दूसरा पीयूष ग्रंथि जो ग्रोथ हार्मोन्स उत्पन्न करती है और ये अंतःस्राव शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जवाबदार होता है। अगर बचपन में हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन्स कम उत्पन्न हो तो बच्चा बौना रह जाता है, और अगर बचपन में उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स ज्यादा उत्पन्न हो तो बच्चा विशाल बन जाता है। और तीसरा हमारा लिखने का अग्न्याशय, जिसको हम बोलते हैं स्वादुपिंड। ये उत्पन्न करता है इंसुलिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करता है और ये अंतःस्राव रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब आपको लिखने का कि अगर अग्न्याशय इंसुलिन नामक अंतःस्राव कम मात्रा में उत्पन्न करे तो हमारे शरीर में, हमारे रुधिर में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से हमको मधुमेह नामक रोग होता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज नामक रोग होता है। तो हमको पूछा गया था कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों में से कोई 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, उत्पन्न होने वाले अंतःस्राव के नाम और उनके कार्य बताने तो ऐसा हम हर के 2-2 पॉइंट लिखेंगे तो 3 हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के 6 पॉइंट पूरे हो जाएंगे। और मैंने बाकी का जो बोला वो भी लिख सकते हैं कि इससे ये रोग होता है, इससे ये रोग। अगला हमारा 30वां प्रश्न है। 30वां जो प्रश्न है वो प्रश्न चैप्टर नंबर 8 से पूछा जाता है। इसके अंदर पहले पेपर में पूछा है, एक संयुक्त परिवार में रहने वाली 2 बच्चों की माता, बहू जो है वो फिर से गर्भवती बनती है। अब क्या होता है कि बहू के सास ससुर पुत्र की इच्छा रखते हैं और वो ऐसा मानते हैं कि पुत्र जन्म के लिए उनकी बहू जवाबदार है, लेकिन इसके लिए वो उसको गर्भ परीक्षण करने का प्राप्त दबाव करते हैं कि गर्भ परीक्षण करवाने का दबाव करते हैं। प्रश्न है, एक संयुक्त परिवार में रहती 2 बच्चों की माता है बहू और वो फिर से गर्भवती बन रही है और उसके जो बहू के सास ससुर है वो पुत्र जन्म की इच्छा रखते हैं और इसके लिए वो उसकी बहू को जवाबदार मानते हैं पुत्र जन्म के लिए और बोलते हैं गर्भ परीक्षण करवाने के लिए उस पर दबाव करते हैं। अब इस पर से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, बहू को गर्भ परीक्षण कराना चाहिए? क्वेश्चन मार्क, किस लिए? तो हमको लिखने का कि बहू को गर्भ परीक्षण नहीं कराना चाहिए कारण कि वो कानूनी अपराध है, इसलिए उसको गर्भ परीक्षण नहीं कराना चाहिए। तो हमारा उत्तर आएगा उसको गर्भ परीक्षण नहीं कराना चाहिए कारण कि वो कानूनी अपराध है। दूसरा हमारा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न पूछा है कि क्या गर्भ में स्त्री भ्रूण का विकास हो रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए? अगर गर्भ के अंदर लड़की का विकास हो रहा है
तो उसको कभी भी गर्भपात नहीं कराना चाहिए और उसको लड़की का विकास होने देना चाहिए। तीसरा हमारा प्रश्न है कि तुम सास ससुर के पुत्र जन्म की मान्यता के साथ सहमत हो। तो हमको लिखने का कि हम उससे सहमत नहीं है, कारण कि पुत्र जन्म के लिए बहू नहीं उसका लड़का जवाबदार है, क्योंकि लड़के के अंदर उसके दो प्रकार के शुक्राणु थे, एक था वाई और एक एक्स वाला, क्योंकि पुरुष के अंदर XY प्रकार के लिंगी गुणसूत्र होते हैं, इसलिए बराबर उसका पुत्र जवाबदार था, बहू जवाबदार थी नहीं। तो हमको इस प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है। कभी भी 3 नंबर में प्रश्न पूछे और 3 प्रश्न पूछे तो समझ जाने का उत्तर एक एक वाक्य में होगा। अब हमारा 31वां प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की घटना समझाइए। तो देखो, मनुष्य के अंदर हमको लिंग निर्धारण की घटना समझानी है। तो मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण की घटना, प्रश्न नंबर 31 है कि मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण की घटना समझाइए। लिंग निर्धारण की घटना, तो आपको लिखने का कि बराबर लैंगिक जन्म के दौरान युग्मनज यानी फलितांड में से बनने वाला गर्भ नर बनेगा या मादा, यह निश्चित करने की घटना को लिंग निर्धारण कहते हैं। आपको लिखने का कि लैंगिक जन्म के दौरान युग्मनज में से बनने वाला गर्भ नर बनेगा या मादा, यह निश्चित करने की घटना को लिंग निर्धारण कहते हैं। अब मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण में क्या होता है, जो पुरुष होते हैं उनके अंदर XY प्रकार का लिंगी गुणसूत्र होता है, XY प्रकार का लिंगी गुणसूत्र होता है, जिसके कारण 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। पहला है अर्धीकरण की प्रक्रिया से 2 प्रकार के शुक्राणु बनेंगे, एक X गुणसूत्र वाला शुक्राणु और एक Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु बनता है, जबकि स्त्री के अंदर केवल XX प्रकार के लिंगी गुणसूत्र होते हैं, जिसके कारण केवल X गुणसूत्र वाला एक ही अंडाणु बनता है। अगर X गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु से फलन करे तो बनने वाली संतान XX यानी मादा होती है, यानी लड़की जन्म लेती है। लेकिन Y वाला गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु से फलन करे तो बनने वाली संतान नर यानी लड़का होता है। तो इस प्रकार लड़का होगा या लड़की, यह निश्चित करने की घटना को लिंग निर्धारण कहते हैं। इसके अथवा का प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 है समरूप अंग। तो आपको समरूप अंग में लिखना है, समरूप अंग पर टिप्पणी लिखो। अब समरूप अंग को हम कार्य सदृश्य अंग भी कहते हैं, कार्य सदृश्य अंग। तो आपको लिखने का कार्य की दृष्टि से समानता दर्शाने वाले परंतु रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से भिन्नता दर्शाने वाले अंगों को समरूप अंग कहते हैं। आपको लिखने का कार्य की दृष्टि से समानता दर्शाने वाले परंतु रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से भिन्नता दर्शाने वाले अंगों को समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण में लिखने का पक्षी का पंख और चमगादड़ का पंख। तो ये हमारा उसका उदाहरण हो जाएगा। इन दोनों की देखी जाए तो रचना उत्पत्ति अलग अलग है पर कार्य समान करते हैं उड़ने का, इसलिए इनको हम समरूप अंग कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। अब प्रश्न नंबर जो 32 है वो हमको पूछा जाता है चैप्टर नंबर 10 से। तो प्रश्न नंबर हमारा 32 जो है उसके अंदर प्रश्न है उत्तल लेंस के सामने मुख्य फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान, प्रकार और आकृति बनाकर समझाइए। तो जब भी ऐसा प्रश्न बोले तो आपको जो दर्पण और लेंस बोला है उसका चित्र बनाओ और फिर उसके बाद
जहां पर उसने कहा है वहां पर आपको ये वस्तु रख देनी है। तो इस बार हमको कहा है कि प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस के कहां पर रखनी है, बीच में वस्तु। तो हम यहाँ पर प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में क्या रखेंगे, वस्तु। और जहां पर वस्तु को कहा है वहां पर रखने के बाद हमेशा लेंस में ए में से 2 किरण लेंस के ऊपर आपतित करने की, और वो भी फिक्स है, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशी केंद्र में से। अब इनका क्या होता है कि आपतित किरणों का लेंस के द्वारा अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होगा तो जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो मुख्य फोकस से गुजरेगी सामने वाले, और जो प्रकाशी केंद्र में से आपतित हो रही है वो ऐसी सीधी गुजर जाएगी। और जो कहाँ पर है, मुख्य अक्ष के समांतर, वो कहां से गुजरेगी, तो मुख्य फोकस से। अब ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, इसलिए दर्पण के लेंस के सामने एक दूसरे को काटेगी नहीं, इसलिए हमको इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। और पीछे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को जहां काटे वहां पर हम लिखेंगे ए डैश और लंब डालेंगे लिखेंगे बी डैश। तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा ए डैश और बी डैश। और जो कहां पर बनेगा, तो आपको प्रतिबिंब का स्थान लिखने का वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे। और फिर आपको लिखने का कि इसका प्रकार कैसा है, तो आपको प्रकार में लिखने का आभासी और सीधा, तो आपको लिखने का आभासी और सीधा। और फिर आकार बोले तो लिखने का वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। इतना लिखने के आपको 3 नंबर मिलेंगे। कभी भी लेंस वाला प्रश्न पूछे कि वस्तु यहाँ रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रकार और उसका आकार क्या होगा, तो आपको जहाँ बोला है बराबर वहां पर वस्तु रखकर ए में से 2 किरण आपतित करने की, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशी केंद्र में से। और फिर उनका अपवर्तन होने के बाद अपवर्तित किरणें जहां पर काटे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और वो प्रतिबिंब का स्थान होगा, और उस पर से हमको प्रकार और आकार के बारे में पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल भी पूछता है बराबर इसके अथवा में, तो सवाल भी हमको करने का प्रयत्न करना रहता है। अगर सवाल करते हैं तो पूरे अगर उत्तर सही है तो 3 में से 3 नंबर मिलते हैं। जैसे पूछा है कि एक अवतल लेंस के एक अवतल लेंस बराबर, तो एक अवतल लेंस है, तो हमको यहाँ पर दिया है कि अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो हमको पहले जो लेंस दिया है अथवा दर्पण दिया हो तो दर्पण, उसका नाम लिख लेने का, क्योंकि इस सवाल में ये नाम भी हमको बहुत काम में आता है। अब दिया है कि एक अवतल लेंस की केंद्र लंबाई, केंद्र लंबाई यानी फोकस दूरी, फोकस दूरी हमको दी है 15 सेमी। तो हमको कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, और वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए ये हमको मालूम नहीं है। कि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बने, यानी प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बन रहा है, तो हमको प्रतिबिंब की दूरी 10 सेमी दी है। तो हमको प्रतिबिंब की दूरी दी है 10 सेमी। अब कह रहा है कि लेंस का आवर्धन ज्ञात करें, आवर्धन यानी आपको एम ज्ञात करना है। और हमको इतना दिया है कि एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 15 सेमी है, उसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बने। अब आपको इसकी लेंस की आवर्धन यानी आवर्धन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको वस्तु की क्या निकालनी पड़ेगी, दूरी, कि लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर है। और इसके लिए मैंने बताया था जब भी हमको चैप्टर 10 का सवाल पूछे तो पहला जो शब्द होता है वो हमको चिन्ह बताएगा और दूसरा हमको बताएगा सूत्र। तो यहाँ पर देखो हमको अवतल लेंस के आधार पर चिन्ह लगाने हैं। अवतल लेंस में हमको मालूम होता है कि खाली H प्लस होता है और बाकी सब माइनस होता है। तो यहाँ पर FB माइनस होगा और VB माइनस। तो पहले हमको सवाल 10वें चैप्टर के करने के पहले हमको वहाँ पर निशान लगाने हैं। परीक्षा में हमको निशान दिए नहीं होंगे, तो निशान लगाने का कि अगर अवतल लेंस है, चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो, और अवतल शब्द लग गया इसलिए उसमें खाली H प्लस आएगा, बाकी सब का सब माइनस आएगा। और फिर आपको दूसरा शब्द जो है वो सूत्र बोलेगा। तो हमको सूत्र लगाना है लेंस का।
1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो हमको लेंस का सूत्र लगाने का, अब हमको ज्ञात क्या करना है, u। तो u को हम इस तरफ ले जाएंगे तो f को इधर लाना पड़ेगा। तो हमारा सूत्र बनेगा 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। अब 1/u हमको निकालना है, v का मान -10 दिया है और f का मान -15 दिया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/u, यहाँ पर -1/10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। 15 और 10 का लसअ हम लेंगे तो आएगा 30। अब यहाँ पर 10 यहाँ 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 और 15 दूनी 30, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 1/u बराबर -1/10 में हो जाएगा 30। अब यहाँ पर u ज्ञात करना है तो विलोम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा u बराबर -30 सेमी। तो 30 सेमी दूरी पर जब हम वस्तु रखेंगे तो 10 सेमी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब हमको u मालूम है और v मालूम है तो हम आवर्धन निकालेंगे m। लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र होता है v/u। तो m बराबर v का मान हमारे आया कितना, -10 और u का मान आया -30। यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पे 10 एकम 10, 10 यहाँ 30, m बराबर 1/3। आप इतना उत्तर लिखो तो भी सही है, और अगर आप इसको भाग दे रहे हो तो m बराबर आएगा 0.33 बराबर 33 सेमी आएगा। तो ये भी उत्तर सही है। तो इस प्रकार से हम जब भी सवाल दिया होगा सबसे पहले लिखेंगे कौन सा दर्पण दिया है, कौन सा लेंस, उसके आधार पर चिन्ह लगाएंगे और फिर सूत्र लगाएंगे और सूत्र के आधार पर कीमत ज्ञात करेंगे। अब प्रश्न है 33वां, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र सिद्ध करो। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हमको समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र बोले तो मैंने आपको ज्यादा पहले आकृति बनाने का सबसे सरल तरीका, हमको श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र सिद्ध करना है। तो पहले ऐसी आकृति बना लो, श्रेणी में प्रतिरोधकों को एक के बाद एक जोड़ते हैं, ऐसा एक के बाद एक जोड़ लो और एक के बाद एक जोड़ने के बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, ये R1 है, ये R2 और ये R3, इनके दोनों के बीच में वोल्ट मीटर जोड़ लो, दो बिंदु X और Y, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस। ऐसी आकृति बना लो। श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसी आकृति बनानी है। अगर पार्श्व होता तो हम ऊपर नीचे जोड़ते समांतर में, पर श्रेणी में एक ही लाइन में जोड़ने का। फिर मैंने बताया था कि इसके अंदर विद्युत धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान समान होता है और विद्युत विभवांतर का बंटवारा होता है। तो विद्युत विभवांतर का बंटवारा होगा और उसको हम बोलेंगे समीकरण 1। अब ओम का नियम, ओम का नियम है V बराबर IR। V बराबर IR, ये हमारा समीकरण नंबर 2। हमको V की कीमत मिल गई IR, तो V1 की कीमत आएगी IR1, इसकी IR2 और इसकी IR3। सब में I कॉमन है तो I कट जाएगा, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सूत्र हमारा सिद्ध हो जाएगा। आपको इतना लिखना रहता है चित्र बनाने के बाद कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान समान होता है और विद्युत विभवांतर का बंटवारा होता है। जिसका बंटवारा होता है उसको समीकरण 1 बोलने का। ओम का नियम V बराबर IR, अगर V की कीमत है IR तो V1 की होगी IR1, V2 की IR2 और V3 की IR3 और फिर I सब में उड़ा देना है और R बराबर में सूत्र बचाना है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस विभाग का सबसे लास्ट प्रश्न है, नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 34वां प्रश्न, नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न पूछे हैं, 3 नंबर का प्रश्न है, 3 प्रश्न पूछे यानी एक नंबर, एक प्रश्न का 1 नंबर है। तो हमको संक्षिप्त में उत्तर देना है। पहला है सौर्य कुकर का सिद्धांत बताना है, यानी सौर्य कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखने का, सौर्य कुकर पर आधारित हमको सारे सवाल पूछे गए। तो सौर्य कुकर सौर्य ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतर करता है। तो आपको लिखने का कि सौर्य कुकर सौर्य ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतर करता है।
दूसरा हमारा है कि सौर कुकर से 2 लाभ बताओ। सौर कुकर से 2 लाभ बताने हैं। पहला, सौर कुकर से बनने वाला भोजन स्वादिष्ट होता है। दूसरी बात, सौर कुकर से जलने का डर नहीं रहता। तो ये तो हमारे उसके लाभ हो जाएंगे कि सौर कुकर से बनने वाला भोजन स्वादिष्ट होता है और जलने का डर नहीं रहता है। अब तीसरा पूछा है, सौर कुकर के उपयोग में रही 2 मर्यादाएं बताओ। मर्यादा यानी हमको सीमाएं बतानी है, अथवा उसकी क्या बतानी है, हानि। तो देखो यहाँ पर 2 मर्यादा ये है कि जब रात के समय अथवा जब दिन में आकाश में बादल छाए हो तो हम सौर कुकर का उपयोग करके भोजन नहीं बना सकते हैं। आपको लिखने का कि जब दिन में बादल छाए हो अथवा रात्रि के समय हम सौर कुकर का उपयोग करके भोजन नहीं बना सकते, पहली उसकी मर्यादा। दूसरी मर्यादा, सौर कुकर से भोजन बनने में समय अधिक लगता है, तो ये उसकी दूसरी मर्यादा कि समय अधिक लगता है। इस प्रकार से अगर हम सेक्शन सी लिखते हैं तो 24 में से हमारे 22 के आसपास नंबर आएंगे और हम अच्छे नंबर ला पाएंगे। सचोट उत्तर लिखना है, कॉन्फिडेंस पूर्वक उत्तर लिखना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अच्छे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए जिससे उसको उनका लाभ मिल सके। थैंक यू।